Good morning student, I am Miss Seema Patel. So today we will see the topic that is high risk approach in maternal and the child health. Means what are the conditions that affecting the health of the mother and child, and for that reason what kind of measures we should have to take to overcome the high risk condition. Okay, about that we'll see. So let's proceed towards the topic. So first is introduction. All the pregnancies and deliveries are potentially at risk. However, there are certain categories of pregnancy where the mother and fetus or the neonate is in a state of increased jeopardy. About 20 to 30% pregnancies belong to these categories. Okay, means इन ऑल दी प्रेगनेंसीज, जितने भी प्रेगनेंसीज और डिलीवरी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियली रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ कैटेगरी के प्रेगनेंसीज होते हैं जिसमें मदर और बेबी और जो नियोनेट है सबके कंडीशन में या फिर सबके स्टेट के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन होता है. ठीक है, और ऐसा जो कंडीशन है वो 20 to 30% प्रेगनेंसी, मतलब ऐसे 20 to 30% प्रेगनेंसी जो है इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिसमें फीटस, नियोनेट और मदर तीनों के हेल्थ को जो है अफेक्ट होता है या फिर हार्मफुल कंडीशन रहता है. Then, if we desire to improve the obstetric results, this group must be identified and given the extra care. Okay, so when we are going to be desire to improve the obstetric result, तो हमको क्या करना चाहिए, easily या फिर as early as possible हमको जो है पेशेंट के कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है और उसको ड्यूरिंग दी एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल उसको एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करना है. देन थर्ड इज, even with adequate antenatal and intranatal care, there is a small group is responsible for 70 to 80% of perinatal mortality and the morbidity. ठीक है, कई सारे ऐसे विमेन होती हैं जिनको हम एडिक्वेट अमाउंट में केयर प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड और ड्यूरिंग द इंटरनेटल पीरियड, लेकिन कुछ स्मॉल ग्रुप ऐसे होते हैं, मतलब 70 to 80% वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पेरीनेटल मोर्टेलिटी और द मॉर्बिडिटी. मीन्स उनमें सिक रेट और डेथ रेट जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम द इंटरनेटल पीरियड टिल द पोस्टपार्टम पीरियड. दैट ड्यूरेशन इज नोन एज द पेरीनेटल. Okay, so this is the introduction of the high risk approach in maternal and child health. Then next we will see definition. A risk factor is defined as any ascertainable characteristics or circumstances of a person or group of such person known to be associated with an abnormal risk of developing or being adversely affected by a morbid process. Okay, so risk factor हम किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसा असर्टेनेबल या फिर जो डिस्कवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है या फिर कोई भी सर्कमस्टेंसेस रहता है कोई पर्सन का, ठीक है, या फिर ग्रुप और सच काइंड ऑफ पर्सन नॉन टू बी एसोसिएटेड विद एन एबनॉर्मल रिस्क ऑफ डेवलपिंग. मतलब ऐसे पर्सन जो है वो कुछ चीज़ों से एक्सपोज होते हैं जिससे उनमें किसी भी टाइप का एबनॉर्मल रिस्क डेवलपमेंट होने के चांसेस रहते हैं, और बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड बाय ए मॉर्बिड प्रोसेस. ठीक है, और किसी भी टाइप के मॉर्बिड, दैट मीन्स पैथोलॉजिकल कॉजेस या फिर जो डिसीज्ड कंडीशन है उससे वो कम्प्लीटली अफेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे हम बहुत सारे डिजीजेस में जब पढ़ते हैं तो उनका रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं. दैट मीन्स वो क्या है, असर्टेनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डेवलप कर रहे हैं किसी काइंड ऑफ डिसीज इन दी पर्सन. ठीक है, सो दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO विच इज गिवन इन 1973. देन सेकेंड इज, high risk pregnancy is defined as one which is complicated by the factors that adversely affect the pregnancy outcome, maternal or the perinatal or the both. ठीक है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम किसको बोलेंगे, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स रहते हैं. ठीक है, जिसके कारण मैटरनल और जो फीटस है उसका हेल्थ जो है वो कम्प्लीटली अफेक्टेड रहता है, और उसका जो आउटकम है प्रेगनेंसी आउटकम मैटरनल और पेरीनेटल और बोथ. ठीक है, मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर से एक्सपोज हुई है विमेन, ठीक है, तो उसके कारण मैटरनल पेरीनेटल दोनों के कंडीशन को वो अफेक्ट करता है. तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी. द नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क केसेस. So first is, the cases are assessed at the initial antenatal examination, preferably in the first trimester of the
प्रेगनेंसी, ठीक है। ऐसे केसेस जो रहते हैं हाई रिस्क वाले, तो उनको हमको हमेशा जो है इनिशियल मतलब जो एंटीनेटल अर्ली एंटीनेटल पीरियड जो रहता है उसी टाइम पे ही हमको एग्जामिन करना है प्रॉपरली एंड प्रिफरेबली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और जो भी एंटीनेटल एग्जामिनेशन है उसको कब प्रेफरेंस दिया जाता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। Then second is this examination may be performed in a big institution teaching or the non-teaching or in a peripheral health center। और जो भी एंटीनेटल एग्जामिनेशन किया जाता है ड्यूरिंग द एंटीनेटल विजिट ऑफ द वीमेन, तो हम उसको कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स टीचिंग हॉस्पिटल भी चलेगा और साथ ही नॉन टीचिंग, और इन द एनी काइंड ऑफ पेरिफेरल हेल्थ सेंटर, दैट मीन्स दी PSC और दी CHC। Then some risk factors may later appear and are detected at subsequent विजिट, ठीक है। कई सारे ऐसे रिस्क फैक्टर रहते हैं जो जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन इंक्रीज होते जाता है तब वो क्या होते हैं? अपीयर होते हैं, मीन्स दी लेटर ड्यूरेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी टाइम। तो उनको हम कब डिटेक्ट करेंगे? एट सब्सिक्वेंट विजिट। जैसे आप लोग को पता ही होगा कि एंटीनेटल विजिट जो है टोटल आजकल 4 कर दिए गए हैं। तो जब भी एंटीनेटल विजिट के लिए विमेन आती है टू दी एंटीनेटल क्लिनिक, तो उस टाइम पे हमको सब्सिक्वेंटली जो है फाइंड आउट करना है कि किसी भी टाइप का रिस्क फैक्टर तो नहीं है। Then the cases are also reassessed near term and again in the labor for any new risk factors, ठीक है। और जो भी केसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के, तो उसको हमेशा जो नियर टर्म रहता है, जैसे ही टर्म कंप्लीट होता है 37 वीक, तो उस टाइम पे हमको प्रॉपरली असेस करना है, ठीक है। एंड अगेन ड्यूरिंग दी लेबर टाइम भी हमको प्रॉपरली असेसमेंट करना है कि किसी काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि कई सारे रिस्क फैक्टर हमने पढ़ा कि वो लेटर ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग दी लेबर टाइम में भी जनरेट हो सकते हैं। तो इसलिए हमको प्रॉपर स्क्रीनिंग करना चाहिए हाई रिस्क केसेस का। द नेक्स्ट इज इनिशियल स्क्रीनिंग हिस्ट्री, ठीक है। अब इनिशियली हम क्या स्क्रीनिंग करेंगे जो भी एंटीनेटल विमेन आएंगी, तो फर्स्टली हमको क्या करना है? प्रॉपरली हिस्ट्री लेना है। सो इन द हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू टेक प्रॉपरली मैटरनल एज, व्हाट इज द मैटरनल एज, देन रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, देन प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में उनको रहा होगा तो, देन एनीमिया का कंडीशन तो नहीं है, देन थर्ड स्टेज एबनॉर्मेलिटी, मीन्स इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में किसी भी टाइप की डिफिकल्टीज तो फेस उन्होंने नहीं किया था, एंड देन प्रीवियस इन्फेंट विद द RH आइसोइम्यूनाइजेशन और द ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। प्रीवियस इन्फेंट जो है उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी या ABO इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं था, एंड मेडिकल और द सर्जिकल डिसऑर्डर्स, एनी काइंड ऑफ मेडिकल सर्जिकल डिसऑर्डर्स लाइक द रिलेटेड टू द कार्डियक, CNS और रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द यूरिनरी और GI सिस्टम, वट एवर द डिजीज में बी, वी शुड हैव टू टेक प्रॉपर हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। The next is psychiatric illness, any kind of psychiatric illness तो नहीं था, then cardiac diseases, epilepsy, viral hepatitis and previous operation तो नहीं हुआ था like the LSCS और any kind of surgery related to the uterine area and myomectomy तो नहीं हुआ था, then repair of complete perineal tear, repair of vesicovaginal fistula, रिपेयर ऑफ स्ट्रेस इनकंटिनेंस, ठीक है। तो ये सारे हिस्ट्री हमको प्रॉपरली विमेन से लेना है, क्योंकि ये सारे भी आगे क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर्स कॉज कर सकते हैं एंड द कंडीशन विल बी हाई रिस्क, ओके। फॉर दैट रीजन वी शुड हैव टू टेक प्रॉपर हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। The next is the family history. After the personal history of the patient, we should have to take family history of the patient. So in that socio-economic status, ठीक है, पहले हमको पूछना है लो socio-economic status है या फिर हाई socio-economic status है. Then second is family history of diabetes, hypertension और multiple pregnancy फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ठीक है। उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं था या हाइपरटेंशन का हिस्ट्री तो नहीं था, देन मल्टीपल जेस्टेशन या फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं था. ये कम्प्लीटली हमको हिस्ट्री लेना है अबाउट द फैमिली. The next is high risk cases according to WHO. Now we'll see what are the high risk cases according to WHO. So first we'll see during the pregnancy. So in the pregnancy time, elderly primigravida, that is more than or equal to the 30 years. कई सारे वीमेन ऐसी होती हैं जो कि अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी मोर देन 30 ईयर और इक्वल टू 30 ईयर्स में कंसीव करती हैं, ठीक है.
तो ये भी वन काइंड ऑफ हाई रिस्क केस है. देन सेकेंड इज शॉर्ट स्टैचर प्राइमी, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द वीमेन इज लेस देन और इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. कई सारे ऐसे वीमेन होती है जिनका स्टैचर या फिर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, हाइट कम होती है. एंड देन थ्रेटेंड एबॉर्शन एंड दी एंटीपार्टम हेमरेज एंड माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन तो नहीं था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया एंड दी एनीमिया, ठीक है. तो ये सारे केसेस जो हैं वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम हाई रिस्क केसेस के अंडर आते हैं. देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज कंटिन्यू. सो नेक्स्ट इज एल्डरली ग्रैंड मल्टीपैरा, ठीक है. जैसे हमने ग्रैंड मल्टीपैरा पढ़ा है कि कोई भी वीमेन जिनके ऑलरेडी 4 to 5 चाइल्ड होते हैं एंड ट्विंस हैं या फिर हाइड्रोमनियाज है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, या प्रीवियस स्टिल बर्थ हुआ था, इंट्रायूट्राइन डेथ, देन मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन एंड द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद द मेडिकल डिसीजेज, ठीक है. तो दिस ऑल आर द हाई रिस्क केसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम. देन ड्यूरिंग द लेबर व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस आर comes under the high risk cases. So first is premature rupture of membrane, then second is prolonged labor when the duration of the labor is prolonged more than 18 hours, and then hand feet और cord prolapse. अगर कोई भी पार्ट जैसे कि हैंड है बेबी का या फिर फीट है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड है, अगर वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस्ड हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ हाई रिस्क फैक्टर. देन प्लेसेंटल रिटेन मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है, 1 आवर से ज़्यादा जो अगर प्लेसेंटा है वो रिटेन हो गया आफ्टर दी लेबर कंडीशन. एंड पोस्टपार्टम हेमरेज एंड पिपेरियल फीवर एंड दी सेप्सिस. ओके, सो दिस ऑल आर दी हाई रिस्क केसेस ड्यूरिंग दी लेबर कंडीशन. Then next we will see examination, general physical examination. Okay, so after the taking of complete history, okay, history or the family history of the patient, personal or the family history, we should have to do proper examination of the patient. So first is the general physical examination. So in that we should have to take or examine for the height of the patient, then weight, properly vital signs in that blood pressure, then any disease condition like the anemia, cardiac or pulmonary disease, orthopedic problems and pelvic examination, uterine size disproportionately smaller or the bigger, and then genital prolapse, then laceration or the dilatation of the cervix and associated tumors and the pelvic inadequacy. Okay, so about that we should have to take properly general physical examination of the women. Then what are the course of the present pregnancy? So the cases should be reassessed at each antenatal visit to detect any abnormality that might have arisen later. Okay, so during the pregnancy time हमको क्या करना चाहिए, जब भी कोई भी women एंटीनेटल विजिट के लिए आती हैं तो हमको बार बार क्या करना है, रीअसेसमेंट करना है, ठीक है, कि हमको डिटेक्ट करना है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो एसोसिएट नहीं है विद द हेल्थ ऑफ द मदर एंड विद द हेल्थ ऑफ द फीटस. ओके, क्योंकि कुछ ऐसे हाई रिस्क केसेस होते हैं दैट मे बी अराइजन लेटर, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के जो लेटर ड्यूरेशन है उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमको बार बार रीअसेस करना है. देन फ्यू एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट इज प्री एक्लैम्सिया, देन एनीमिया, RH isoimmunization, high fever, pyelonephritis, hemorrhage, diabetes mellitus, large uterus, lack of uterine growth, post-maturity, abnormal presentation, twins, and history of exposure to drugs or the radiation, acute surgical problems. Okay, whatever the condition we have seen in the previous slide, okay, about that all kind of history or assessment we should have to take with the patient. ठीक है, तो ये सारे हमको देखना है कि इनमें से किसी भी टाइप का डिसीज कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है. देन व्हाट आर द